हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप लोग पढ़ाई में लगे होंगे। ठीक है, तो बोर्ड की परीक्षा जैसा कि बहुत करीब आ गया है और आप लोगों को बहुत ही मेहनत करनी है सभी बच्चों को। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन संबंधित हमने कुछ उदाहरण भी आपको बताए थे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं उदाहरण को लेकर चलते हैं और सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, हाँ, अपवर्तनांक क्या होता है। तो चलिए आइए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में कि अपवर्तनांक क्या होता है। तो सबसे पहले ये हमें कुछ नोट में पॉइंट लिखनी है। क्या लिखनी है बच्चों, ध्यान देना। पहली पॉइंट तो ये है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से माध्यम क्या होते हैं मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर, किसकी ओर बच्चों, हाँ अभिलंब, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। बात दोनों क्या रहेगी, एक ही रहेगी, जाती है। ठीक है, क्लियर है। हाँ, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बना के बता रहा हूं। ठीक है, डायग्राम से आप लोग समझ पाएंगे। ये देखिए नॉर्मल रहा। ठीक है, और ये रहा बच्चों बाउंड्री। ये क्या है, हाँ ये है बाउंड्री। ठीक, और यहां से एक प्रकाश की किरण आ रही है। ये समझ लीजिए, ये जो ऊपर बाउंड्री के ऊपर का जो माध्यम है वो कैसा है, हाँ रेयर मीडियम, मतलब विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। ठीक, कैसा माध्यम है बच्चों, विरल माध्यम है। ठीक, क्लियर है। ठीक है, और इसके नीचे का जो माध्यम है वो कैसा है, सघन है। कैसा है, सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है बच्चों, सघन, डेंसर मीडियम। ठीक है, और प्रकाश आ रहा है बच्चों, ध्यान देना, प्रकाश आ रहा है किस माध्यम से, विरल माध्यम से। और विरल माध्यम से विरल माध्यम से आ रहा है ये प्रकाश, तो उसको ऐसे जाना चाहिए। क्लियर है, उसको इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां पे प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटेगी और ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो ये अभिलंब की ओर, किसकी तरफ, हाँ अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। किसकी तरफ झुक जाएगा, अभिलंब की तरफ। ठीक है, अभिलंब की तरफ क्या हो गया, बेंड हो गया। किसकी तरफ, अभिलंब की तरफ। क्लियर है, बोलिए। हाँ, अभिलंब की तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। ठीक, दूसरी पॉइंट बच्चों ध्यान देना। दूसरी पॉइंट क्या है, एकदम सेम, यानी बात ये हो गई कि अब प्रकाश की किरण अब किधर झुकेगी। ठीक है, ध्यान देना। दूसरी पॉइंट तो ये हो गई कि जब प्रकाश की किरण उल्टा एकदम, ठीक इसी का, हाँ जब प्रकाश की किरण कहां से बच्चों, हाँ सघन से, इसके विपरीत बात हो रही है। सघन से कहां, विरल, सघन से विरल माध्यम में
विरल माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है तो अभिलंब, हाँ अभिलंब से दूर हट जाएगी। किससे? हाँ अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। चलिए इसको भी डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये रही बाउंड्री, और हमने इस बाउंड्री पर एक परपेंडिकुलर यानी लंबवत एक रेखा खींच दिया तो वो कहलाता है अभिलंब। क्या कहलाता है? अभिलंब। इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, एन द्वारा लिख रहे हैं। ठीक है, हाँ। और ऊपर का माध्यम बदल गया बच्चों, ऊपर हो गया डेंसर मीडियम। कैसा मीडियम? डेंसर। और नीचे हो गया रेयर मीडियम। कैसा मीडियम? रेयर। अब प्रकाश की किरण जो आ रही है, अब प्रकाश की किरण जो आ रही है, ध्यान देना बच्चों, अब वो आ रही है कहां से? अब ध्यान देना, वो आ रही है डेंसर मीडियम से। कहां से? डेंसर मीडियम से। तो इसको ऐसे जाना चाहिए, इसका पाथ यही है, लेकिन नहीं। अब यहां पे क्या होगा? अब यहां पे क्या होगा कि ये अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। अभिलंब से क्या हो जाएगी बच्चों? दूर हट जाएगी। क्लियर है? बोलिए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक। तो अभिलंब से क्या हो गई? दूर हट गई। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि आपने स्नेल का नियम देखा होगा, हाँ मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया स्नेल का नियम। ठीक है, हाँ स्नेल्स लॉ में आपने देखा था कि जो आपतन कोण की जगह है यानी साइन आई, और जो अपवर्तन कोण की जगह है साइन आर, ये अपवर्तनांक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चों? अपवर्तनांक। तो ये अपवर्तनांक क्या होता है, इसी के बारे में अब यहां पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों रिफ्रैक्टिव। क्या बोलते हैं? हाँ इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आइए देखते हैं। ठीक, हाँ अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो देखिए ये दरअसल क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो दरअसल स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश के चाल का क्या होता है? अनुपात होता है। जैसे किस इस माध्यम में, जैसे जल में प्रकाश का माध्यम, मतलब जल में प्रकाश की चाल ले लें और कांच में प्रकाश की चाल ले लें, तो इनकी चाल का अनुपात अगर कर दें तो उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। एक बार फिर से समझिए, जैसे जल में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल दोनों को आपस में भाग लगा दें तो इस रेशियो को, इस अनुपात को आप कहते हैं अपवर्तनांक, और इसे स्मॉल एन या म्यू के द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? हाँ बहुत बढ़िया। तो आप कह सकते हैं पहले माध्यम में, पहले माध्यम में, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, के अनुपात को अपवर्तनांक क्या कहते हैं? हाँ अपवर्तनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और ध्यान देना, इसको
इसको n के द्वारा, इसको n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा बच्चों? हाँ, n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसको n के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से अगर मैं यहां से बच्चों, अगर मैं यहां से अपवर्तनांक की बात कर लूं, किसकी? हाँ, अपवर्तनांक की, तो अपवर्तनांक बराबर हो क्या गया? हाँ, अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और बटे में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं बच्चों, अपवर्तनांक कहते हैं। यहीं पे एक छोटी सी पॉइंट ये आ जाती है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या बच्चों? निरपेक्ष अपवर्तनांक, अरे एक मिनट, हाँ, निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में ये क्लियर होगा, ये क्लियर, इसको भी इन्हीं से लिखेंगे। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक को भी हम किससे लिखेंगे? इन्हीं से लिखेंगे। लेकिन ये क्लियर होगा बच्चों कि जो पहला माध्यम होगा वो क्या होगा? वायु होगा या चाहे निर्वात। और दूसरा माध्यम, हाँ देखना, अगर मैं यहां से इसी को, अगर यहां से पहले माध्यम में प्रकाश की चाल को v1 मान लूं और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को v2, तो यहां से क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक बराबर v1 अपान v2। लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होगा कि पहला माध्यम फिक्स है, वो क्या रहना चाहिए? पहला माध्यम रहना चाहिए निर्वात या चाहे वायु। हाँ, निर्वात या चाहे वायु। तो इसको चलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, देखिए बच्चों, नोट्स आप लोग बनाते रहिए। ठीक है, हाँ, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात कह लीजिए या चाहे कह लीजिए वायु में प्रकाश की चाल, बहुत बढ़िया। ठीक, हाँ, दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल, अब यहां पे कोई भी माध्यम हो सकता है निर्वात वायु को छोड़ करके। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल, क्लियर है बच्चों? ठीक है, हाँ। अब जैसे इस वाले को तो हम किससे लिख रहे थे? ये जो अपवर्तनांक था, दरअसल ये जो अपवर्तनांक था बच्चों, इसको हम n बराबर कह रहे थे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल को v से लिखते हैं। ठीक है, तो पहले माध्यम में इसलिए v1, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2। तो इस तरीके से हो गया n बराबर v1 अपान v2, यानी पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और बटे में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर है? बढ़िया। ठीक, निरपेक्ष अपवर्तनांक की वहीं पे बात हुई, निरपेक्ष अपवर्तनांक की। तो बच्चों, निरपेक्ष अपवर्तनांक में मैंने बता दिया कि जो आप पहला माध्यम लेंगे वो क्या होना चाहिए? निर्वात अथवा क्या होना चाहिए? वायु होना चाहिए, और नीचे का जो भी माध्यम हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलिए, अगर प्रकाश, आप लोग पढ़े भी हैं, जानते भी हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक को तो हम इन्हीं से लिखेंगे,
लेकिन निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को नोट किया जाता है सी से। किससे? सी से। हाँ, अदर माध्यम में हम उसको वी से नोट करते हैं, लेकिन निर्वात या वायु के लिए स्पेशली नोट किया जाता है किससे? सी से। ठीक है, तो सी हो गया, क्योंकि सी हो गया प्रकाश की चाल किसमें? निर्वात में या चाहे वायु में। और माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे लिख लीजिए? वी से। तो यहां पे क्लियर है कि एन बराबर हो गया, क्या हो जाएगा? सी अपान वी, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा सी अपान में वी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां पे बच्चों थोड़ा ध्यान देना। आप लोग क्या ध्यान देंगे? हाँ, समझिए। देखिए क्या है कि जो अपवर्तनांक है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। हाँ, ये बात क्लियर है कि अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है। कैसे नहीं होता है बच्चों? ये क्या है? ये एक रेशियो है और रेशियो का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, कैसे? यहां पे देख लीजिए कैसे। यहां पे देखिए n बराबर, देखिए ये क्या है? प्रकाश की चाल ही है। ये भी क्या है? प्रकाश की चाल है। ये निर्वात में है और ये किस में है? माध्यम में। ठीक है, कोई भी माध्यम हो। तो देखिए प्रकाश की चाल का मात्रक बताएंगे क्या होता है? चाल का मात्रक बताइए। चाल का मात्रक होता है बच्चों मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल का जो मात्रक होगा वो भी क्या होगा? मीटर ही प्रति सेकेंड होगा। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल देख रहे हैं, वी का मतलब है माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका भी तो मात्रक वही होगा ना। तो देखिए ये क्या है? कैंसिल हो गया। ये एक रेशियो को, नंबर को, कांस्टेंट को क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसलिए अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। क्लियर है? समझ में आई बात? बोलिए। सही बच्चों? अपवर्तनांक के मात्रक नहीं होते हैं। एक नंबर में ये ऑब्जेक्टिव में ये क्या कर सकता है? क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक नंबर में। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं बच्चों। हम आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में? थोड़ा सा ध्यान देना। अब हम एक क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं और इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। ठीक, आपको सबसे पहले बच्चों अपवर्तनांक ठीक है, ये कुछ माध्यम यहां पे लिखूंगा और उस साइड उसका क्या लिख देंगे? हाँ, अपवर्तनांक। जैसे प्यारे बच्चों यहां पे मैं आपको बताऊं, वायु या चाहे निर्वात लीजिए, इसका जो अपवर्तनांक होता है, बच्चों, हाँ, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है, अपवर्तनांक को यहां पे n से, हाँ, ये होता है 1। कितना? हाँ, ये कितना होता है बच्चों? 1 होता है। ठीक है, ठीक। दूसरा माध्यम यहां पे लेके चलते हैं जल। ठीक, तो जल का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है कितना? 1.33। कितना होता है बच्चों? हाँ, 1.33 होता है। ठीक, अब हम तीसरा माध्यम उठा ले, कांच। क्या ले ले बच्चों? कांच। तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.5। कितना होता है? 1.5। देखिए इसको अगर रेशियो में लिख लो तो ये देखिए ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, बोलिए। सही है? ठीक, अब यहां पे अब हम बात कर लेते हैं, एक और माध्यम ले लीजिए। जैसे हीरा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हीरा। हीरा में भी तो प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं, तो ये भी तो माध्यम ही हुआ। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो बच्चों होता है 2.42। इतना 2.42 लगभग, या चाहे आप 2.4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने निर्वात
जल, कांच, हीरा, इनके अपवर्तनांक की साइड हमने क्या कर दिया है, लिख दिया है। ठीक है, बोलिए क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। अब प्रश्न ये आ गया है, प्रश्न ये आ गया है बच्चों कि जो ये प्रश्न है इसको ध्यान देना। ठीक, ये कह क्या रहा है कि प्रकाश की चाल, या ऐसे कह लीजिए निर्वात से प्रकाश, निर्वात से प्रकाश कांच में, निर्वात से प्रकाश कांच में प्रवेश, कांच में, इसमें डबल बिंदी आ गई, रुक जाइए। ठीक है, हाँ, निर्वात से प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो उसकी जो चाल है, उसकी चाल घटकर, उसकी चाल बच्चों घटकर, उसकी चाल घटकर 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है, हो जाती है। तो कांच का, किसका बच्चों, हाँ कांच का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, हाँ कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए इसको हल करते हैं। कैसे हल करेंगे ध्यान देना, देखना यहां पे। बताओ बच्चों पहला माध्यम क्या है, पहला माध्यम है निर्वात और दूसरा माध्यम बता रहा है क्या, कांच। तो ये बताइए कि हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, अपवर्तनांक ना, हाँ बहुत बढ़िया। तो अपवर्तनांक हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो ये बताइए कांच में जब प्रवेश करता है तो उसकी चाल घटकर कितनी हो जा रही है, यानी 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल, सर्वप्रथम जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसी टाइम बताया था कि निर्वात में प्रकाश की चाल को C से लिखते हैं और ये होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल हमें पता है कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब कह रहा है कि कांच में प्रवेश करती है तो उसकी चाल घट करके कितना हो जाती है, तो कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच एक माध्यम है तो माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी बता रहा है, घटकर कितनी हो जा रही है, निर्वात से घटकर, हाँ यानी 3×10⁸ से मीटर प्रति सेकेंड से घटकर हो जाती है 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कह रहा है कि आप कांच का क्या ज्ञात करिए, अपवर्तनांक ज्ञात करिए। ठीक है, तो बताइए कि अपवर्तनांक बराबर आपने क्या पढ़ा है, C/V। अब बताइए यहां पे रखना है आपको, C की जगह कितना रखेंगे, 8 मीटर प्रति सेकेंड और नीचे रख देंगे 2×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब ये देखिए ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और 3 में जब आप 2 से भाग लगा देंगे तो आप किसके बराबर पा जाएंगे, 1.5। तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है। ये बात क्लियर है क्या, बोलिए समझ में आई? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बोलिए बच्चों, इतना समझ लिए? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, अब हम कुछ अपवर्तन के उदाहरण देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, अपवर्तन के उदाहरण। ठीक, अपवर्तनांक समझ में आ गया होगा। हाँ, ये एक रेशियो होती है स्पीड ऑफ लाइट की। ठीक है, अलग अलग माध्यम में। ठीक, अब समझ लेना बच्चों, क्या समझना है ये ध्यान देना कि अपवर्तनांक में अगर, जैसे कि ये जो क्वेश्चन था इसका मतलब था कि प्रकाश की किरण किस माध्यम से आ रही थी, निर्वात से, और किस में जा रही थी। हाँ, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं बात कर ले रहा हूं। ठीक है, हाँ समझ लेना।
देखिए नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस तरीके से समझा जाए और किस तरीके से नोट किया जाए। अगर आपको प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा तो आप उसको हल कैसे करेंगे, ठीक है। इसलिए नोटेशन आप यहां पे समझ लीजिए। देखिए प्रकाश की चाल निर्वात से आ रही थी, कहां से, निर्वात से, ठीक। तो निर्वात से आ रही थी और वो जा रही थी कहां पे, कांच में, तो उसको बोलेंगे निर्वात के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्वेश्चन वही था ना कि कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो प्रकाश की किरण निर्वात से आ रही है, कहां पे आ रही है, कांच में, ग्लास, जी का मतलब ग्लास है बच्चों, ठीक है। तो हाँ यहां से निर्वात से या वायु से एयर के सापेक्ष, इसको पढ़ेंगे क्या, इसको कहेंगे हाँ वायु के सापेक्ष, ध्यान देना, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। हाँ इसको क्या पढ़ते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। इसको कहेंगे बच्चों कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। क्लियर, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, देखिए वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को आप कैसे लिखेंगे, हाँ अपवर्तनांक तो मैं जान रहा हूं कि स्पीड ऑफ लाइट का क्या होता है, अनुपात ही होता है, प्रकाश की चालों का अनुपात होता है अपवर्तनांक। तो इसको देखिए ए है, तो इसका मतलब कि आपको सबसे पहले लिखना है वायु में यानी एयर में प्रकाश की चाल, एयर में प्रकाश की चाल क्या होती है, सी होती है। और फिर नीचे क्या है, नीचे सबसे देखिए ग्लास है, यानी ग्लास एक माध्यम है, माध्यम में प्रकाश की चाल को किससे लिख देंगे, वी से। तो आप देखिए यही वाला फार्मूला यूज किए हैं इसको सॉल्व करने के लिए, यही है ना, ठीक, समझ में आई बात, ठीक। अब ये जो नोटेशन है, ये जो नोटेशन है बच्चों, ये जो नोटेशन है इसका एक तरीका और होता है रिप्रेजेंट करने का, कैसा होता है ध्यान देना। हाँ देखिए इस ये एन और यहां पे जी, और ये जो ए दिख रहा है ना, ए को एकदम बाद में लिख देते हैं, ठीक। तो आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं और ऐसे भी नोट कर सकते हैं। इसको कैसे पढ़ेंगे, हाँ इसको कहेंगे वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बच्चों, हाँ वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। क्लियर है, देखिए हाँ वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये वाला सीधा दिख रहा है आपको, ये सीधा लगेगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। इसमें जो पहले है उसके सापेक्ष बोलेंगे, इसमें देखिए इसमें ये ए पहले है ना, तो इसलिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो ये वाला नोटेशन, ये वाला नोटेशन और ये वाला नोटेशन दोनों क्या है, सेम ही है, दोनों क्या है बच्चों, सेम ही है, ठीक है, दोनों क्या है, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक पॉइंट ये आती है कि अगर दोनों माध्यम सेम हो जाएं, दोनों, जैसे कि यहां पे क्या है, एक माध्यम एयर है और एक माध्यम क्या है, ग्लास है। अगर दोनों माध्यम क्या हो जाए, सेम हो जाए, अगर दोनों माध्यम बच्चों सेम, क्लियर है आपको, ठीक है, हाँ अगर दोनों माध्यम सेम हो जाए, जैसे कि मान लेते हैं पहला माध्यम एयर है और दूसरा भी माध्यम क्या हो जाए, एयर हो जाए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, एयर में प्रकाश की चाल को सी से, हाँ और फिर एयर में प्रकाश की चाल को सी से, और ये कैंसिल होगा तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है बच्चों, 1 मिलेगा। तो 1 मिलने का अर्थ ये हो गया, कब मिला ये, जब दोनों माध्यम क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसी तरीके से बच्चों अगर ग्लास हो, कैसा हो, क्या हो, ग्लास हो, पहला माध्यम ग्लास और ग्लास के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक ही अगर देखेंगे तो वो भी कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। इसी तरीके से वाटर के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक खोज रहे हैं भैया, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। जब ऊपर नीचे दोनों क्या हो, सेम हो, तो उनका अपवर्तनांक क्या रहेगा, ऊपर नीचे का मतलब दोनों माध्यम क्या हो, सेम हो, तो उनका अपवर्तनांक क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों, बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, चलिए अब समझ लेते हैं, अब समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। अब यहां पे देखना, हाँ इसको थोड़ा मूव कर लिया जाए, रिफ्रेशिंग कर रहा है बच्चों, ध्यान देना। सब उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है, चलिए बढ़िया। अब यहां पे ध्यान देना,
जो आपने ये लिखा है एयर के सापेक्ष, हाँ ये देखिए ए है एयर और जी है ग्लास, वायु और कांच की बात चल रही है, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक है इसको आपने ऐसे भी रिप्रेजेंट किया, कैसे, इस तरीके से भी, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, हाँ देखना, ये जो बाद में है, जो बाद में है बच्चों ध्यान देना, जो बाद में है इसका अपवर्तनांक, ये जो अब बाद में लिखा है एयर ना, या चाहे ऐसे समझ लीजिए कि ये जिसके सापेक्ष बात हो रही है वो क्या है, एयर है। एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, यही पढ़ते हैं ना, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो जिसके सापेक्ष बोलेंगे ना उसको आप बाद में डिवाइड करेंगे, ठीक है, उसके अपवर्तनांक को। और किसका अपवर्तनांक की बात हो रही थी, ग्लास की ना, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, हाँ ऐसे भी इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूं, समझना। देखिए अभी अभी मैंने क्या बताया आपको कि वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक किसे पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसको एक तरीका और है रिप्रेजेंट करने का, इसको कैसे, हाँ यहाँ पे एयर आ गया, ऐसे भी इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी पढ़ेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ऐसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जिसके सापेक्ष होता है आप उसके अपवर्तनांक को नीचे लिखेंगे, और जिसके सापेक्ष उसको नीचे, और ये ग्लास का अपवर्तनांक को कहां, ऊपर। यानी जो यहां पे पहले n के जो करीब में है उसको कहां रखना, ऊपर रखना, और जो n के सबसे बाद में है उसको नीचे रख लेना, ऐसे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब समझना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, बोलिए, कोई समस्या नहीं है बच्चों, क्लियर है, हाँ क्लियर है सभी लोगों का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे ध्यान देना बच्चों, अब यहां पे देखिए कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता है, यहां पे देखिए जैसे यहां पे लिखा है Ng, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो एयर मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, एयर, यही निरपेक्ष होता है, ठीक है। समझ में आई बात, जिसमें पहला माध्यम क्या है, एयर है। तो जैसे कि यहां पे कुछ नहीं था बच्चों, यहां पे कुछ नहीं था, तो यहां पे हम क्या मान लेंगे कि वायु है, क्या है, क्या माध्यम है, वायु। तो इसका मतलब है कि यहां पे जब कुछ नहीं है तो यहां पे क्या मानेंगे कि पहला माध्यम क्या है, वायु, और वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। और ये वाला देखना, यहां पे भी कुछ नहीं है तो यहां पे भी वायु है, और ये चीज ऐसे, सॉरी यहां पे नीचे ए है ना, तो ये ए, और ये वाला अभी बताया कि कितना होता है, एक होता है। तो देखिए ये फिर आपको वही मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है, यही आपको फिर से मिला ना, यही टर्म। तो आप इसको ऐसे भी, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप इस टर्म को आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बोलिए, क्लियर है बच्चों, बढ़िया है। चलिए ठीक है, तो देखिए आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपवर्तन से संबंधित कुछ उदाहरण को क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी कुछ उदाहरण आपको बताए थे, लेकिन हम उसको समझेंगे बढ़िया से, विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।